सुप्रभात आप सभी को। मैं मानसी परस्ते पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय धमनगांव डिंडौरी के कक्षा 11वीं की कला संकाय की छात्रा। मेरे मॉडल का नाम है मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक एग्रीकल्चर इन इंडिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत देश विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.4% ही है। ऐसे में भारत के किसानों के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह इतनी बड़ी जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए कृषि उत्पादनों में बढ़ोतरी करें। कृषि उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए मैं आपके सामने एक आधुनिक तकनीकें लेकर आई हूँ, जिससे कि हम अपने देश की इस बड़ी सी जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए इन कृषि उत्पादनों के लिए इन 4 मेथड को यूज़ करके काफ़ी बदलाव ला सकते हैं और बहुत ही अच्छी मात्रा में बढ़ोतरी कर सकते हैं कृषि के क्षेत्र में। सबसे पहली मेथड है प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग कृषि का एक ऐसा आधुनिक तरीका है जिससे कि हम ड्रोन और जीपीएस जैसी हाई तकनीकों का उपयोग करके कृषि को बहुत ही अच्छे ढांचे में ढाल सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ड्रोन एक ऐसा तरीका है। ड्रोन एक बड़े से कृषि भूमि की तस्वीरें लेता है। उन तस्वीरों को वो कृषक को यह जानने में सहायता करता है कि किस कृषि भूमि के किस क्षेत्र में फसल ज़्यादा अच्छे से वृद्धि कर रही है, कृषि भूमि के किस क्षेत्र में फसल संकट में है, किस क्षेत्र में मृदा का कटाव अधिक है या कम है। यह सब जानने में यह बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही सहायता करते हैं। साथ ही साथ यह चित्र ये दर्शाते हैं कि कृषि भूमि का कौन सा क्षेत्र मवेशियों द्वारा प्रभावित है। इतना ही नहीं, ड्रोन पेस्टिसाइड और वीडिसाइड जैसे केमिकलों को छिड़काव करने में भी सहायता करता है, जिससे कि कृषकों को लगने वाले एक बड़े ह्यूमन रिसोर्स का काम चुटकियों में हो जाता है। ड्रोन के साथ ही जीपीएस सिस्टम यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कृषक को यह जानने में सहायता करता है कि उसके कृषि भूमि पर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान किस प्रकार से उसके लिए हानि पहुंचा सकते हैं। उसकी फसल को उसकी ओला या फिर बाढ़ के आने से उसकी फसल किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावित होगी, किस क्षेत्र में कम प्रभावित होगी, और अगर फसल का नुकसान हुआ तो उसे किस प्रकार मुआवजा मिल सकता है। हमारे आधुनिक कृषि का दूसरा मेथड है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को वाटर कल्चर या फिर सॉइललेस फार्मिंग भी कहा जाता है। सॉइललेस फार्मिंग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे बिना मृदा के किया जाता है। इस फार्मिंग के तरीके में एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर पाइप जैसे कंटेनरों के अंदर बहुत सारा पानी, जिसमें बहुत ही अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि पौधों के उगने के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। पौधों के उगने के लिए लाभदायक होने के साथ ही यह उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उन्हें सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए सॉइललेस फार्मिंग भी कहा जाता है। सॉइललेस फार्मिंग के साथ ही इसे वाटर कल्चर भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केवल वाटर के बेसिस पे फार्मिंग होती है। वाटर के बेसिस पे होने के साथ ही इसे अगर सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है तो सनलाइट की जो आपूर्ति है इसे आर्टिफिशियल ग्रो लाइट के द्वारा की जाती है। आर्टिफिशियल ग्रो लाइट इन्हें सनलाइट से मिलने वाले न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और पौधे बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं। यह खेती अधिकतर शहरों में या फिर ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे कृषि भूमि बहुत कम है। मार्जिनल फार्मर्स या फिर छोटे किसान जिनके पास अपनी खुद की कृषि भूमि नहीं है, वो छोटे से एरिया में ही इन्हें लगाकर बहुत ही अच्छे तरीके से कृषि उत्पादन में सहायता कर सकते हैं और अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तीसरा तरीका है ग्रीन हाउस फार्मिंग। ग्रीन हाउस फार्मिंग इंडिया के ठंडे प्रदेशों के लिए खासकर वो एक वरदान है, क्योंकि ग्रीन हाउस एक ग्लास से बने हुए कवर के रूप में होता है। ये सोलर रेडिएशन को ट्रैप करके एक नॉर्मल टेम्परेचर फसलों को प्रोवाइड करता है, जिससे कि फसल बहुत ही अच्छे टेम्परेचर में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करती है। क्रॉप को ग्रो होने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जो कि सोलर रेडिएशन को ट्रैप करके ग्रीन हाउस प्रोवाइड करवाता है। ग्रीन हाउस फार्मिंग अधिकतर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड जैसे ठंडे प्रदेशों में की जाती है और भारत में यह फार्मिंग काफ़ी पहले से शुरू भी की जा चुकी है। अब चौथा तरीका है एक्वाफोनिक फार्मिंग। एक्वाफोनिक फार्मिंग केवल फार्मिंग ही नहीं, एक ये पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करता है, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को मिलाकर बना है। क्योंकि इसमें एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि फिशेस का एक बड़ा सा टैंक होता है, जिससे कि
जो टैंक सेडिमेंट टैंक से पाइपलाइन के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। फिशेस के जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो वेस्ट मटेरियल इस टैंक में जाते हैं और टैंक के थ्रू सेडिमेंट टैंक में आते हैं। सेडिमेंट टैंक के थ्रू वो वाटर पंप से पंप होकर वापस से इस क्रॉप के एक टैंक में जाते हैं, जहाँ पर हम जिस टैंक में हमने क्रॉप अपना ग्रो किया है, जहाँ पे हमने अपना क्रॉप ग्रो करने के लिए लगाया है, उस टैंक में जाते हैं। जो फिशेस का वेस्ट मटेरियल है वो क्रॉप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ ही हमारे पास फिशरी कल्चर भी डेवलप होता है। और जो प्लांट है वो वाटर को प्यूरिफाई करके वापस से वाटर पंप में पंप करता है और बायोफिल्टर से होके वो पानी वापस से फिश टैंक में जाता है, जिससे कि फिशेस को वापस से फ्रेश पानी प्रोवाइड होता है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और इससे पौधों को न्यूट्रिशन मिलता रहता है और मछलियों को साफ पानी भी मिलता रहता है। एक्वाकल्चर और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को मिलाकर जब एक इकोसिस्टम बनता है, इसे हम एक्वाफोनिक फार्मिंग कहते हैं। एक्वाफोनिक फार्मिंग अधिकतर ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे पानी की बहुतायत हो, जहाँ पे जैसे कि हमारे देश का कोस्टल एरिया जहाँ पे नदियाँ हैं, समुद्री पानी है, जहाँ पे बहुत सारा पानी हो, पानी की कमी ना हो, उस क्षेत्र में इन्हें लगाया जाता है। और इन सारे तरीकों को अगर अपनाया जाए तो हमारे देश में कृषि बहुत ही अच्छे से बढ़ोतरी कर सकती है। क्रॉप प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे हो सकता है, जिससे कि हमारे देश की जनसंख्या के लिए बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही अच्छे से सबके लिए सबकी उधर पूर्ति का काम करेगा। धन्यवाद।